Hello all and welcome to ClatPoint. Now we'll take up the current legal affairs from June 2023. हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कोर्ट्स में हुई या जो जनरली लीगल स्फेयर में हुई. ऑल्सो हम लोग के कोर्सेज हैं जो कि एक स्पेसिफिक कोर्स है जहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे. सो अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, इफ़ यू वांट टू सी कि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन कैसी है, वो आप बिना मॉक के नहीं देख पाएंगे. सो इट्स बेटर इफ़ यू टेक द मॉक टेस्ट, if you really see your progress, if you have a control over your progress check, तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्प करेगा. Now coming towards the first case, Bar Council of Kerala versus Akshay M. Sivan. अब बहुत टाइम से हम लोग के यहाँ ये एक क्वेश्चन चल रहा है कि अलग अलग बार काउंसिल्स जो हैं, हर स्टेट का अपना बार काउंसिल है, उनके यहाँ हम लोग को जब आप लॉ की जो 5 साल के कोर्सेज हैं या 3 साल का कोर्स है, आप उस लॉ की डिग्री को पास कर लेते हैं, तो यू हैव टू गेट एनरोल्ड एज अ लॉयर विद द बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट. अब हर बार काउंसिल एक स्पेसिफिक फीस लेता है. वो फीस अलग अलग अमाउंट की है, कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं है कि नहीं इतनी ही फीस होनी चाहिए. इस वजह से कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा फीस है. इट्स मोर देन व्हाट पीपल से इट शुड बी. और कुछ लोग का ये मानना है कि ठीक है, हर स्टेट अपना बार काउंसिल का मैनेज कर रही है. और बाकियों का ये कहना है कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है वो फीस. इसी पे बहुत टाइम से एक डिस्कशन चल रहा है. केरला हाई कोर्ट में इससे रिलेटेड कुछ हुआ है. अब बेंच क्या थी, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट SVN भट्टी एंड जस्टिस बसंत बालाजी. फैक्ट्स क्या थे, अपील फाइल की गई थी बार काउंसिल ऑफ केरला के अगेंस्ट, जहां पे बार काउंसिल ऑफ केरला ने जहां पे बार काउंसिल ये कह रहा था कि एक सिंगल जज का ऑर्डर है जो ये कहता है कि जब तक कुछ फाइनल नहीं डिसाइड हो जाता, एनरोलमेंट फीस को आप 750 रुपीज ही रखें. इसके अगेंस्ट बार काउंसिल ने केस किया. कोर्ट ने क्या कहा, द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट जो केरला बार काउंसिल है वो सिर्फ 750 रुपीज ही कलेक्ट करे एज एन एनरोलमेंट फीस, while the Bar Council of India is considering a uniform fee structure as the Supreme Court has directed it. क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है, जो कि एक कॉमन बॉडी है, कि भाई आप इस मैटर को देखिए और एक यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर लेके आइए. तो जब तक वो नहीं हो जाता है, 750 रुपीज ही आपकी एनरोलमेंट फीस रहेगी. अब आता है नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड. जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, इफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स, इफ यू हियर द न्यूज़, तो आपको ये पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक है. एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको आप बहुत अच्छे से कवर करके जाएं अपने किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी लॉ एग्जाम के लिए आप अपियर करने वाले हैं. तो इससे रिलेटेड लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस दिया है. नाउ ये कौन सा लॉ कमीशन है, अभी ये 22nd लॉ कमीशन है. दूसरी बात, इस लॉ कमीशन को हेड कौन कर रहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस ऋतुराज अवस्थी. ही इज द प्रेजेंट लॉ कमीशन हेड ऑफ सीइंग द 22nd लॉ कमीशन का क्या रिपोर्ट होगी, किस टॉपिक पे होगा, एवरीथिंग विल बी सीन बाय हिम. अब पब्लिक नोटिस है क्या, पब्लिक नोटिस ये है कि 21st लॉ कमीशन जो था उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखा था कि भाई क्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. द लॉन्गेस्ट डिबेट आई थिंक देयर हैज बीन. अब जब उन लोगों ने पब्लिक से पूछा, नोटिस हुए, क्वेश्चनायर्स भरवाए गए लोगों से, और अपनी जो पूरी एक रिसर्च है वो हुई. उसके बाद, ये सारी रिसर्च के बाद, जो 21st लॉ कमीशन है उसने इशू किया एक पेपर, रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ पे. और अब उसको 3 साल हो चुके हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा था वी डोंट सी एनी रीज़न व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी ब्रॉट इन. लेकिन उसको अब 3 साल हो चुके हैं. तो अब जो लॉ कमीशन है वो ये कह रहा है कि क्योंकि 3 साल की ही वैलिडिटी रहती है एक चीज़ को, कि क्या रियल पब्लिक
अंडरस्टैंडिंग है या पब्लिक थॉट है या पब्लिक सेंटिमेंट है जिसको हम कहें, तो अब हम लोग इस पे फिर से एक बार रिसर्च करेंगे और हम लोग फिर से देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं. So let's read. Initially, the 21st Law Commission of India had examined the subject of Uniform Civil Code and solicited the views of all the stakeholders through its appeal along with a questionnaire dated 7th October 2016 and further public appeal notices dated 19 March 2018, 27 March and 10th of April. Pursuant to the same, ये सब करने के बाद overwhelming response has been received by the Commission. The 21st Law Commission had issued a consultation paper on reforms of family law on 31st of August 2018. Since more than 3 years have lapsed from the date of issuance of such consultation paper, bearing in mind the relevance and importance of the subject and also the various court orders on the subject, the 22nd Law Commission of India considered it expedient to deliberate afresh over the subject. फिर से इस सब्जेक्ट पे बात की जाए और रिसर्च की जाए और बताया जाए कि लॉ कमीशन रिपोर्ट निकाली जाए. Accordingly, the 22nd Law Commission of India decided again to solicit views and ideas of public at large and recognize religious organizations about Uniform Civil Code. तो अब फिर से पब्लिक को इस बारे में पूछा जाएगा. नेक्स्ट इज करणदीप सिंह वर्सेस सीबीआई. ये बेंच थी, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है. बेंच थी जस्टिस अनुराधा बोस एंड जस्टिस राजेश बिंदल की. इसमें क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद है उसे सर्टेन बेल कंडीशंस दी थी जो अभी अपील में है उन पे जो अक्यूज थे केस में, कि भाई आपको बैंक गारंटी लानी होगी 2 करोड़ रुपए की. इफ यू वांट द बेल, ये वन ऑफ द बेल कंडीशंस थी कि आपके पास एक बैंक गारंटी होनी चाहिए है ऑफ 2 करोड़. इस कंडीशन को उन्होंने चैलेंज किया एपेलेंट ने. यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई बाकी चीजें ठीक है, बाकी किसी कंडीशन को उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, पर उन्होंने कहा कि ये जो बेल कंडीशन है ना ये सही नहीं है. उन्होंने कहा कि ये एरोनस है. तो अब इस पे कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसी मैटर पे, मखीजानी पुष्पक हरीश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जहाँ पे क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बैंक गारंटीज नहीं मान सकते हैं एज अ कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल. ठीक है, हर कोई नहीं उसका होता है कि बैंक उसको एक बैंक गारंटी दे दे. यू हैव टू बी ऑफ अ सर्टेन स्टैचर, जहाँ पे बैंक आपको गारंटी देता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इनकम होनी चाहिए, तब देता है. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या है, those who are rich are the only people who can take bail? The answer should obviously be no. तो ये चीज ना हो, यही देखते हुए ये चीज पे ध्यान रखा जाता है कि भैया बैंक गारंटी, वो भी 2 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं मान सकते. Let's read. Wherein the Supreme Court had held that a precondition of furnishing bank guarantee for a grant of bail is unsustainable. The court in the present case held that the appellant is not required to comply with the condition of furnishing a bank guarantee. Instead, the appellant was directed to furnish a bail bond of rupees 5 lakh. आप सिर्फ एक बेल बॉन्ड सबमिट करें, आपको बैंक की गारंटी लाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है, अगेन ये भी एक टॉपिक है जो बहुत टाइम से न्यूज में रहा है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. इसमें क्या हुआ था, ये बेंच है जस्टिस अनुराधा बोस एंड जस्टिस राजेश बिंदल, द सेम वन. इसमें क्या थे फैक्ट्स कि भाई जो उबर और ओला एंड रैपिडो, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेटर्स कहते हैं. डेफिनेशन क्या है लॉ में अभी हम लोग देखेंगे, बट जनरली इन लेमैन टर्म्स ये एग्रीगेटर्स हैं. और इनका जो बाइक की सर्विस है, आप सब लोग अगर यूज करते हैं वो ऐप, तो आप लोग को पता होगा कि एक ऑप्शन होता है बाइक का, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया था. दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि आप 2 व्हीलर्स नहीं यूज कर सकते हैं. इसके तहत एक पब्लिक नोटिस निकाला था. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट प्रॉपर लाइसेंस और परमिट ये यूज होते हैं 2 व्हीलर्स. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया वी आर प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ 2 व्हीलर्स बाय एग्रीगेटर्स एज 2 व्हीलर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय देम विदाउट प्रॉपर लाइसेंस और परमिट. ये नोटिस चैलेंज किया एग्रीगेटर्स ने. ठीक है, रैपिडो एंड उबर ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने. हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया नोटिस को, बोला कि अभी रोक देते हैं और फाइनल पॉलिसी जब लाया जाएगा, गवर्नमेंट लाएगी,
तब तक के लिए, बस तब तक के लिए, नॉट लाइक फॉर एवर, टिल द टाइम फाइनल पॉलिसी इज नोटिफाइड। ये स्टे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। कौन करेगा इसको चैलेंज? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी, इसीलिए गवर्नमेंट का नाम यहाँ पहले है। द टर्म एग्रीगेटर हैज बीन defined in Motor Vehicles Act 1988 as a digital intermediary or marketplace for a passenger to connect with the driver for the purpose of transportation. Literally जो हम लोग की ये सब apps हैं। मेन आर्ग्यूमेंट क्या था appellant के behalf पे? That two-wheelers are being facilitated by aggregators, that is the writ petitioners, without proper license or permit, and plying of such non-transport vehicles for hire और रिवॉर्ड इज इन वायलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कंडीशन की। भैया मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो दिया हुआ है उसको आप मान नहीं रहे हैं एंड यू आर यूजिंग दोस टू व्हीलर्स। अब रीड करते हैं कोर्ट ने क्या बोला एग्जैक्टली। इंटरिम ऑर्डर्स ought not to have been passed staying whole scale operation of a statutory regime till finalization of the policy। तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किए थे ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स, ये सही नहीं थे। आप ऐसा स्टे नहीं कर सकते हो पूरे कॉपरेशन को solely on consideration of balance of convenience. Such interim stay on a public notice ought not to have been granted. The Delhi government has assured the court of formulating the policy for two-wheeler aggregators by 31st July 2023, जो almost आ गया। We accordingly direct permanent stay on operation of the impugned orders passed by Delhi High Court. दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही स्टे कर दिया, which were interim in nature. The parties are given liberty to apply before High Court for hearing their writ petitions. अब आता है the Indian Oil Corporation versus अजीत कुमार सिंह। बेंच थी जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस राजेश बिंदल की। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? कोर्ट ने जो बात डेप्यूटी जनरल मैनेजर शुड बी एन आर वर्सेस अजय कुमार श्रीवास्तव के केस में कही थी, उसी को रिपीट किया। क्या बोला? इट इज दस सेटल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स इज इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड नॉट द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन इटसेल्फ। इट इज टू एंश्योर फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट एंड नॉट टू एंश्योर फेयरनेस ऑफ कंक्लूजन। आपको ये देखना है कि जो कंक्लूजन आया है फाइनल, वो सही तरीके से आया है कि नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि कंक्लूजन सही है कि नहीं, वो अकल लगाई जा चुकी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई आर्बिट्रेरीनेस इस बीच में तो नहीं थी ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचने में। द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग हेल्ड अगेंस्ट डेलिक्वेंट इफ इट इज इन एनी मैनर इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हुआ तो आप इंटरफेयर करेंगे, एक साइड को सुना ही नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक है, नेचुरल जस्टिस कोई भी प्रिंसिपल अगर आप देख रहे हैं कि भैया नहीं फॉलो किया जा रहा, देन यू कैन इंटरफेयर, or in violation of statutory rules prescribing the mode of inquiry, or where the conclusion of finding reached by disciplinary authority is based on no evidence. बिना एविडेंस के ले लिया कंक्लूजन जो दिया है, स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं इंक्वायरी के फॉलो किए गए, तो if the conclusion of finding be such as no reasonable person would have ever reached, अगर इतना unreasonable है decision, or where the conclusions upon consideration of evidence reached by disciplinary authority are perverse or suffer from the patent error on the face of record or based on no evidence at all. इतना unreasonable हो, इतना ज्यादा face of record पे चीज obvious हो, या एविडेंस लिए बिना ही आ गए आप कंक्लूजन पे, तब a writ of certiorari could be issued. इससे पहले आप ये नहीं कर सकते कि क्रैश करवा दें proceedings. To sum up, the scope of judicial review cannot be extended to the examination of correctness or reasonableness of a decision of authority as a matter of fact. The Constitutional Court, while exercising its jurisdiction of judicial review under 226 or 136 of the Constitution, would not interfere with the findings of the fact. आप findings पे नहीं आप वो करेंगे कि भैया fact ठीक था कि नहीं था, arrived at in departmental inquiry proceedings except in case of malafide or perversity. That is where no evidence to support a finding, or where a finding is such that no man acting reasonably and with objectivity could have arrived at those findings, and so long as there is some evidence to support the conclusion arrived at by the departmental authority, the same has to be sustained. अगर कोई भी evidence है
जो दिखाता है कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने क्यों कोई फाइनल डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन को सस्टेन किया जाएगा। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, अमेरिका का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। क्या हुआ था यहाँ पे, ये इसका नाम है स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन INC वर्सेस प्रेसिडेंट एंड फेलोज ऑफ हार्वर्ड कॉलेज। जो सुप्रीम कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसने एक तरह से जो कुछ स्टेप्स लिए गए थे एडमिशन प्रोसीजर में, जहां पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिले, वो उन लोगों ने स्टक डाउन कर दिया। उन लोगों ने कहा नहीं, ये सही नहीं तरीका है। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनने किया था एडमिशन प्रोसीजर में चेंजेस? हार्वर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है। और इसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अफर्मेटिव एक्शन लेने का सही तरीका नहीं है। इस पे डिसेंटिंग ओपिनियन भी था। सो लेट्स सी के क्या हुआ। The Supreme Court of United States of America declared the race-conscious admission policies at Harvard and the University of North Carolina as unconstitutional. These admission policies were being followed as an affirmative action. वो लोग क्यों कर रहे थे? Affirmative action के लिए कर रहे थे, to ensure representation for marginalized and underrepresented groups. कोर्ट ने क्या कहा? Because Harvard's and UNSC's admission programs lack sufficiently focused and measurable objectives, warranting the use of race, unavoidably employ race in a negative manner, involve racial stereotyping, and lack of meaningful endpoints, those admission programs cannot be reconciled with the guarantees of equal protection clause. उन लोगों ने कहा कि क्योंकि आप sufficiently focus नहीं कर रहे हैं और objective ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कि भैया नहीं यूज ऑफ रेस ना हो, आप किसी भी तरह से रेस अपनी ना बताएं, उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि आप रेस को एक नेगेटिव तरीके से ला रहे हैं, आप रेशियल जो स्टीरियोटाइपिंग है आप वो यहाँ पे कर रहे हैं, और ये आप जो चाह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन इक्वालिटी, इसके उल्टा जा रहा है। Nothing prohibits universities from considering an applicant's discussion of how race affected the applicant's life so long as that discussion is concretely tied to the quality of character or unique ability that the particular applicant can contribute to the university. कोर्ट ये कह रहा है कि आपको एडमिशन, आप ये चीज दे सकते हैं कि भैया जो एसेज लिखे जाते हैं वहां पे एडमिशन के टाइम पे, कि आप बिल्कुल कंसिडर कीजिए कि कैसे कोई इंसान पर्टिकुलर रेस का था, उसको उसकी लाइफ इफेक्ट हुई, एंड उसके बावजूद ही कुड मेक थ्रू व्हाटएवर हर्डल्स वर देयर, और वो चीज तभी आप मतलब उसकी रेस ने उसकी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया, कि अगर क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर या यूनिक एबिलिटी कुछ बता रहा है तो आप उस इंसान को प्रेफरेंस दीजिए। एट द सेम टाइम, एज ऑल पार्टीज अग्री, nothing in this opinion should be construed as prohibiting universities from considering an applicant's discussion of how race affected his or her life, be it through discrimination, inspiration or otherwise. कोर्ट ये कह रहा है कि आप इस बेसिस पे बिल्कुल दे दीजिए कि वाओ ये देखो एक इतना जबरदस्त इंसान है जिसकी ये रेस थी, फिर उसकी लाइफ इतनी इफेक्ट हुई, और उसके बाद भी उसने क्या हाउ ही मैनेज्ड इट, अब वो डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन, अदरवाइज कैसे भी। हम प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी ओपिनियन ना बनाए उस इंसान के बारे में, लेकिन आप उनको एक रिजर्वेशन सॉर्ट ऑफ ना दें। बट डिस्पाइट द डिसेंट्स assertion to the contrary, universities may not simply establish through application essays or other means the regime we hold unlawful today. To achieve educational benefits of diversity, respondents measure that racial composition of their classes using racial categories that are plainly overboard, expressing, for example, no concern whether South Asian or East Asian students are adequately represented as Asians, arbitrary or undefined. The use of the category Hispanic or under-inclusive, no category at all for Middle Eastern students. The unclear connection between the goals of the respondent that the respondent wants to seek and the means they employ preclude courts from meaningful scrutinizing respondents' admission program. कोर्ट ये कहता है कि आप जो करना चाहते हैं और अभी आप जो कर रहे हैं, यानी जो आपका गोल है और जो आपके एक्शंस हैं, उनमें कोई मिलाप नहीं है. Many universities have for too long wrongly concluded that the touchstone of an individual's identity is not challenges vested, skills built or lessons learned, but the color of the skin. यहाँ कोर्ट ये कह रहा है कि सबको लगता है कि भैया सारी प्रॉब्लम सिर्फ कलर ऑफ द स्किन है, ना कि challenges, skills और lessons. This nation's constitutional history does not tolerate that choice.
अब इस पे डिसेंटिंग ओपिनियन भी है. किसने लिखा है? जस्टिस सोनिया सोटोमेयर. आई होप दैट्स प्रोनाउंसिएशन. इन्होंने इसको डिसेंट किया है कि जो मेजॉरिटी कहता है यहाँ पे, और उनका क्या कहना है कि entrenched racial inequality remains a reality today. That is true for society writ large and more specifically for Harvard and UNC. Two institutions with a long history of racial exclusion. वो ये कह रही है कि भैया ये यहाँ पे long history रही है racial exclusions की, इसलिए inequality एक सच्चाई है. Ignoring race will not equalize a society that is racially unequal. ये कह देना कि नहीं नहीं हम किसी की रेस को देखेंगे नहीं, पूछेंगे ही नहीं एडमिशन देते टाइम, तो क्या होगा, हम इग्नोर करेंगे उसकी रेस, तो वो इक्वल है यानी कि. तो शी सेइंग कि नहीं, किसी की ये रेस को इग्नोर करने से आप उसको इक्वलाइज नहीं कर रहे हो सोसाइटी में. What was true in 1860s and again in 1954 is true today. Equality requires acknowledgement of inequality. वो ये कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि इक्वालिटी आए सोसाइटी में, तो सबसे पहली बात ये कि जो इनइक्वालिटी हो रही है सोसाइटी में, आप उसको एक्नॉलेज करिए. आप कहिए तो कि हाँ, ब्लैक्स के अगेंस्ट हो रही है एक डिस्क्रिमिनेशन, या एशियंस के अगेंस्ट हो रही है डिस्क्रिमिनेशन वहां पे. अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो आप इक्वालिटी नहीं ला सकते. It is not a stereotype to acknowledge the basic truth that young people's experiences are shaded by a societal structure where race matters. जो young people हैं, जो students हैं, उनके जो experiences हैं, वो obviously उन पे race का फर्क पड़ता है because race matters. Acknowledging that there is something special about a student of color who graduates valedictorian from a predominantly white school is not a stereotype. अगर एक जगह पे 100 बच्चे हैं जिसमें से 10 जो है वो एक अलग कलर के हैं और उसमें से एक वैलिडिक्टोरियन बन रहा है, तो ये बड़ी बात है. अगर आप एक व्हाइट्स के प्रीडोमिनेंटली व्हाइट स्कूल में आप कुछ कलर स्टूडेंट्स ऑफ कलर हैं और उसमें से कोई वैलिडिक्टोरियन बन रहा है, तो ये बड़ी बात है. इट इज नॉट अ स्टीरियोटाइप. इसको स्टीरियोटाइप नहीं है, ये फैक्ट है कि ये बड़ी बात है. Nor it is a stereotype to acknowledge that race imposes certain burdens on the students of color that it does not impose on white students. ना ही ये stereotype है कि आप ये accept करें कि भाई जो people of color हैं उन पे ज़्यादा problem है. The result of today's decision is that person's skin color may play a role in assessing individualized suspicion, but it cannot play a role in assessing that person's individualized contributions to a diverse learning environment. That indefensible reading of the Constitution is not grounded in law and subvert the 14th Amendment's guarantee of equal protection. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो आज का ये डिसीजन है कि जो स्किन कलर है वो रोल नहीं प्ले करती है, ये सच नहीं है. और ये जो हम लोग का मतलब जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट है जहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. सो दैट इज ऑल. ये थे इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन द लीगल फ्रेटर्निटी फ्रॉम इंडिया एंड यूएस दिस टाइम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट केस लॉ है. ये आ सकता है एनीथिंग रिलेटेड टू रिजर्वेशन डज बिकम इम्पोर्टेंट हियर, so which is why we've covered that. All the best. Thank you very much. Have a great day. Bye-bye.